हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 फुल कॉन्सेप्ट फुल एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसे पिछला वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो लिंक हम दे देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देख के फिर इसको देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें से देखिए, इस चैप्टर में ये 3 सवाल हैं, है ना। ये पहला, दूसरा और तीसरे में 3 हैं। तो इसमें से 100% एक प्रश्न आने वाला है एग्जाम में, और हर साल आता है, हर साल इसमें से एक आता है। तो बहुत ही आसानी से इसको हम अच्छे से हम समझेंगे। एक एक प्रश्न जैसे जैसे हम बताते चल रहे हैं, इसको पेन कॉपी में नोट करिए और जो है खुद से लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज का ये पहला सवाल, इसमें सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 यानी √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं। यदि आपको आलस लग रहा है कि पिछला वीडियो ना देखें, इसी में सब कुछ समझ लें ये वाला चैप्टर, तो इसके लिए हम फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q जो है ये होनी चाहिए सह अभाज्य संख्याएं। क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक। ये होती है सह अभाज्य संख्या। क्या होती है? वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक के अतिरिक्त दोनों संख्याएं और किसी से ना कटें, ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा एक बात इस चैप्टर में हमको ये बात समझनी जो आपको आती भी होगी कि जैसे 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 5, समझ रहे हैं। तो 10 का गुणनखंड यदि 2 गुणे 5 हो रहा है तो 2 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 10 आ सकता है ना। अब वो कोई भी संख्या x हो सकती है, p हो सकती है, q हो सकती है, k हो सकता है, जो मानना चाहे आप मान सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 का एक गुणनखंड यदि 5 है, ठीक है, तो 5 और गुणे 2 10 हो रहा है। अब यहाँ देखिए 5 में यदि 5 किसी संख्या का यदि गुणनखंड है तो उस संख्या के लिए हम 5 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या हमारी आ जाएगी। जैसे यहाँ 10 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ x, p या q या फिर k का मान कितना है? 2 है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से यदि समझ लीजिए 20 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5। अब समझिए, यहाँ हमने लिख दिया कि 5 गुणे x। अब यहाँ वो संख्या यदि 20 है, वो संख्या जिसका हमने गुणनखंड किया है वो 20 है, तो 5 गुणे इस x, p या q या फिर k का मान कितना बन जाएगा? 20 के लिए 4 बन जाएगा। बस इतनी बात यदि आपने ध्यान से सुन लिया, समझ में जो आया बहुत आया, ठीक है। अभी हम इसका यूज करेंगे जब इसको सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो सिद्ध करने का तरीका, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे कि मान लेंगे कि ये करड़ी में 5 यानी √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, ठीक। ये शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब ये यदि एक परिमेय संख्या है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए अब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए हम मान सकते हैं ना, इसलिए माना √5 = p/q, ठीक है। √5 किसके बराबर होगा? p/q के बराबर होगा। अब अगर परिमेय संख्या p/q के बराबर होगा तो q इज नॉट इक्वल टू 0,
P व Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य संख्या है, अर्थात चलिए ये भी लिख देते हैं, अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे भाई, इसका गुणा कर लेंगे हम। गुणा करिए तो कितना मिलेगा, √5 × Q = P। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 5Q² और इधर ये मिल गया P²। ठीक है, अब ये मिला हमको 5Q² = P²। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा करके देखें, क्या लिखेंगे भाई, P² 5Q² = P²। अब देखिए ये P² बराबर 5 गुणे कुछ लिखा गया है ना, तो इसका मतलब 5 जो है Q² का एक गुणनखंड है ना। यहाँ लिखेंगे अतः 5 Q² को विभाजित करता है, लिख सकते हैं, या 5 Q² का एक गुणनखंड है, करता है। ठीक, अब जब ये P² को है ना, 5 जो है P² को विभाजित करता है, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ हमने लिखा है इधर P² = 5 × Q², तो 5 गुणे Q² लिखे हैं ना। देखिए जैसे अभी हमने बताया था 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसका मतलब 2 भी 10 को विभाजित कर सकता है, 5 भी 10 को विभाजित कर सकता है। तो यहाँ लिखा गया 5 गुणे Q², इसका मतलब 5 जो है इस P² को विभाजित कर सकता है। 5 जो है वो P² का एक गुणनखंड है, समझ गए। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 P² को विभाजित करता है, या 5 P² को का एक गुणनखंड है। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये बात हो गई भाई। इसको मान लीजिए समीकरण, यहाँ हम मानते हैं समीकरण 1। चलिए अलग पेन से लिख देते हैं इसको। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और यहाँ लिख देते हैं ये समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, ध्यान से समझिए। अभी हमने बताया कि 10 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो इसका मतलब 2 यदि इसका एक गुणनखंड है तो 2 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या यानी 10 आ जाएगी। बात समझे ना। तो यहाँ क्या हुआ है कि 5 P को विभाजित कर रहा है, 5 P को विभाजित कर रहा है, तो P बराबर 5 में किसी भी संख्या से, अब वो कुछ भी संख्या हो सकती है, इसका गुणा करेंगे तो ये P आ सकता है, समझ रहे हैं ना। P 5 को विभाजित कर रहा है तो 5 गुणे कुछ कर देंगे तो ये आ जाएगा P। चलिए समझ गए होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से थोड़ा सा
पीछे करके वीडियो अच्छे से समझ लीजिए, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखते जाइए, सब आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए P अब 5 को विभाजित करेगा, अतः हमको क्या मिलेगा भाई, बताइए क्या मिला। यहाँ से हम लिख सकते हैं P बराबर 5 गुणे कोई भी संख्या, चलिए कुछ K लिख दे रहे हैं, P इक्वल टू 5K। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करेंगे, यही P वाला मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यह मान कहाँ लिखेंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखिए भाई, तो क्या मिलेगा, 5Q² इज इक्वल टू, P की जगह हमको लिखना है 5K, ठीक है। अब P का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दीजिए। अब आया कितना, 5Q² बराबर 25K²। अब ये हमारा मिल गया Q² बराबर 25K² बटे 5। अब ये 5 से इसको काट दीजिए, ठीक है। अब 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से मिल गया Q² इज इक्वल टू 5K², ठीक। अब वही कंडीशन देखिए फिर बन गया समीकरण 1 की तरह। P² बराबर 5 गुणे Q² था, तो हमने कहा कि 5 जो है P² को विभाजित करता है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 5 किसको विभाजित करता है, Q² को, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 P² को विभाजित करता है, या 5 P² का एक गुणनखंड है। चलिए यहाँ गुणनखंड करके लिख दे रहे हैं, जिससे लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाए, या इस लैंग्वेज में आप लिखिए या फिर इस लैंग्वेज में। अतः 5 P² का एक गुणनखंड है, ठीक। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 5P का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक। अब ये समीकरण, इसको मान लीजिए 2, कितना 3, ये समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से क्या मिला, ये भैया P², ये Q है ना, 5 जो है Q² का एक गुणनखंड, यहाँ Q लिखेंगे भाई। चलिए, इसलिए 5Q का भी एक गुणनखंड होगा, ये मिल गया। अब यहाँ देखिए 5 P² को विभाजित करता है, या कह लीजिए 5, देखिए या ये लैंग्वेज लिखिए या फिर ये लिखिए, 5 P का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब 5 दोनों का एक गुणनखंड है, जबकि हम जानते हैं P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आ गया क्या, समीकरण 2 और 3 से हमको मिला कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया, 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, P² को भी विभाजित कर रहा है, Q² को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। जबकि वो दोनों संख्याएं 1 से ही विभाजित होनी चाहिए। अब यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, क्या, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा भाई, चलिए ये हो गया। अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे कि समीकरण, ये लिखने के बाद चलिए नीचे भी लिख सकते हैं, समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 5 P व
Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो कि हमने यहाँ माना था कि P व Q एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या, एक होना चाहिए। ठीक है, 5 जो है वो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमारी कल्पना कौन सी, हमारी कल्पना कि 5 व का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, क्योंकि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से ध्यान समझिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए मान सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। अब यहाँ लिखें Q ≠ 0। P व Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या, अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब इसका गुणा करेंगे तो √5Q = P आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 5Q² = P²। अतः अब ये देखिए P² बराबर 5 × Q² है ना, तो इसका मतलब 5 में किसी संख्या से गुणा किए हैं तो P² आया है। अब वो किसी संख्या कौन सी है, Q²। ठीक है, 5 में Q² से गुणा किए हैं तो P² आया है। इसका मतलब 5 जो है P² को विभाजित करेगा। ठीक है, 5 P² को विभाजित करेगा, या यहीं लिख सकते हैं 5 P² का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 P² को भी विभाजित करेगा, या कहेंगे 5 P का भी एक गुणनखंड है। ठीक, ये बात मिल गया। अब 5 P को विभाजित कर रहा है, अभी हमने बताया, तो 5 गुणे हम कुछ करके ये P बराबर लिख सकते हैं। 5 में किसी संख्या से गुणा करेंगे। अब यहाँ किसी संख्या कौन सी है, Q² है। अब वो कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे अतः P बराबर 5 के। अब यही P बराबर 5 के रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ हल करेंगे तो इस प्रकार से आ जाए Q² बराबर 5K²। अतः अब देखिए यहाँ मिला 5 × K², यानी K² में 5 से गुणा करने पर Q² मिला है। इसका मतलब 5 Q² को विभाजित कर देगा। 5 Q² का एक गुणनखंड है, समझ रहे हैं, 5 × K² कर रहे हैं तो 5 जो है P² का एक Q² का एक गुणनखंड है, इसलिए 5Q का भी एक गुणनखंड होगा। अब समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट हुआ कि 5 जो है P का भी एक गुणनखंड है और Q का भी एक गुणनखंड है। वही लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि 5 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि 5 P व Q दोनों को विभाजित करता है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, हमने क्या कल्पना किया था कि P² का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध कर लेंगे। अब जैसे आ जाए एग्जाम में, ध्यान से समझिए, यदि एग्जाम में आ जाए कि सिद्ध करिए कि √3 एक
अपरिमेय संख्या। आप पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे तो एक काम कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से, माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 = p/q, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, सब वही लिखना है। यहाँ √3 आएगा, यहीं 5 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ कहेंगे 3 p² को विभाजित करता है, गुणनखंड होगा। फिर यहाँ 3 आएगा, 5 की जगह 3 रख करके पूरा सॉल्व कर लेंगे, कहेंगे कि 3 जो है p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। बस √2 ऐसे सिद्ध करना है, ध्यान समझिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 = p/q। फिर वही कहानी पूरा, ये √2 यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार से आएगा, फिर कहेंगे 2p² को विभाजित करता है, या 2p² का एक गुणनखंड है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। फिर p = 2k लिखेंगे, उसी प्रकार सॉल्व कर देंगे, 2 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इस प्रकार से आए आप आसानी से अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए भाई, हम सिद्ध कर सकते हैं ना √5 एक अपरिमेय संख्या है, वाह। तो अब यहाँ हम मान लेंगे, देखिए उसी प्रकार से इसमें भी हमको मान लेना है क्या, कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर इसलिए वही लैंग्वेज, इसलिए माना, क्या माना कि 3 + 2 √5 = p/q। अब फिर यहाँ नीचे लिखेंगे, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। p व q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए ध्यान समझिए भाई, यहाँ गुणा करेंगे, अब तिरछा गुणा करिए, यह आएगा 3q + 2 √5q = p। अब यहाँ से देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 √5q = p - 3q। अब यहाँ से आएगा √5 = p - 3q/2q। अब देखिए p व q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसमें मानिए समीकरण मान लीजिए, मानना हो तो समीकरण 1 है ना ये। अब देखिए p व q क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे p, चूंकि p व q एक पूर्णांक है, p व q एक पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, अतः ऊपर लिखें, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय
संख्या होगी, ठीक। जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने सिद्ध किया था, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या 3+ हमारी कल्पना गलत हो गई, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, ये भी लिख सकते हैं इसमें। इसलिए 3+ क्या 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया भाई, अपरिमेय संख्या है, हो गया भाई। इसी प्रकार से सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं दोनों प्रकार के प्रश्नों को, कौन सा, ये पहला वाला और दूसरा वाला। इसमें बचा हुआ 3 प्रश्न और है। ये कौन सा, 1/√2, 7√5 और 6+√2, ठीक है। क्या क्या है, 1/√2 सिद्ध करना है, 7√5 सिद्ध करना है, और क्या है 6+√2 ऐसे है, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, इन्हीं 2 प्रकार के प्रश्नों में आपका आ जाएगा। जैसे पहला बताया और दूसरा, पहला और दूसरा, इसको कम से कम 2 बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, है ना, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमको करना है ठीक इसी प्रकार से 1/√2, ठीक है। पहले ये कर लीजिए 7+√5, ठीक। जैसे कहा जाए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक इसी प्रकार से मान लेंगे। क्या मानेंगे, चलिए यहाँ मिटा के हम लिखते चल रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्या लिखना है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसलिए माना, इतना मान लेंगे, क्या मानेंगे, 7√5 = P/Q, गुणा करेंगे 7Q√5 = P हो जाएगा। यहाँ से √5 = आएगा P/7Q। बस इतना लिखने के बाद बस यहाँ आ जाइए। ये कैलकुलेशन आपको सब में थोड़ा थोड़ा अलग करके √5 या √2 या √3 जैसे मान लीजिए इसमें सिद्ध करना है, 2 + 3√5 मान लो सिद्ध करना है, तो इसको कैलकुलेट करके √5 एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न में कहा जाए, मान लीजिए कहा जाए 3 + 2√2 ऐसे कहा जाए, तो इसको जो है यहीं सॉल्व करके √2 एक तरफ कर लीजिए। बाकी एक तरफ कैसे करते हैं, यहाँ मान लीजिए √3 आया है तो √3 को एक तरफ कर लेंगे। एक तरफ करने के बाद ठीक इसी प्रकार से √5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या, हम जानते ही हैं। सब में ऐसे मानना कि P व Q पूर्णांक है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अतः √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ √3 होगा तो यहाँ √3 एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से लिख सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। या यहाँ से देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और फिर ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है कि P/, इतना ये जो है परिमेय संख्या, ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। सब में इसी प्रकार से सॉल्व करना, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे, √5 एक तरफ रहेगा तो यहाँ ठीक इसी प्रकार से सब लिख देंगे। इस जगह पर क्या आ जाएगा, वही आपका P/7Q आ जाएगा। बस यहीं क्या आ जाएगा, P/7Q आ जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, ये तीसरा 6+, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए थोड़ा सा। ये क्या है,
6 प्लस रूट 5 है, ठीक है। इसको P अपान Q के बराबर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6Q प्लस Q रूट 5 इज इक्वल टू P। अब यहाँ से Q रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 6Q और इधर रूट 5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा P माइनस 6Q अपान Q। बस सेम वही काम करना है। इतना कैलकुलेट यहाँ करने के बाद यहाँ लिखेंगे P व Q एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा आपका P माइनस 6Q अपान Q, ठीक, ये हो जाएगा अपान Q। एक परिमेय संख्या जबकि हम जानते हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या, ऐसे करके पूरा सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे P माइनस 6Q अपान Q, ठीक। ठीक इसी प्रकार से सब कुछ सॉल्व कर लिया जाएगा, इसलिए 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आया। और 1 अपान रूट 2 को सिद्ध करना है तो यहाँ इस टाइप वाले में से भी कर सकते हैं हम, पहले वाले टाइप का। इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये ठीक, ये। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे भाई, ये इसको देखिए क्या करेंगे, 1 अपान रूट 2 को करना है तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, रूट 5 की जगह यहाँ हम लिखेंगे क्या, 1 अपान रूट 2। 1 अपान रूट 2 करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ बस वही उल्टा आएगा, पहले Q आ जाएगा बाद में P। जैसे यहाँ पहले P आया था बाद में Q, तो ऐसे पहले Q बाद में P आ जाएगा। कैसे, यहाँ 1 अपान रूट 2 जब करेंगे तो गुणा करेंगे Q इज इक्वल टू रूट P, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो आएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 2 जो है, 2 क्या है, Q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो Q का भी एक गुणनखंड होगा। फिर क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 2K कर देंगे, Q इज इक्वल टू 2K कर देंगे यहाँ पे, बाकी सब वही कहानी आ जाएगी। तो रखेंगे तो यहाँ आएगा आपका P स्क्वायर इज इक्वल टू 2K, ठीक है, 2K स्क्वायर, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर लिखेंगे आप P स्क्वायर जो है, 2P स्क्वायर का एक गुणनखंड है, 2Q का एक गुणनखंड होगा, इसी प्रकार सब ऐसे हो जाएगा। तो पूरी प्रश्नावली इसी प्रकार से आपकी लग जाएगी, और पिछले वीडियो का भी लिंक इसमें दे देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।